हाँ प्यारे बच्चों, हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में पाठ का नाम है वैद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट। इसके अंतर्गत हम किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ के बारे में बताने जा रहे हैं। किरचॉफ का नियम आवेश एवं ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इन्होंने पहला नियम दिया था। किरचॉफ का पहला नियम को हम संधि का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराएं संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बराबर होती हैं। यह इस प्रकार किसी भी संधि पर न तो कहीं से आवेश आता है और न ही संधि से आवेश को हटाया जा सकता है। और यह पहला नियम आवेश संरक्षण का नियम है। जैसे कई चालक हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले और दूसरे चालक में संधि की ओर जाने वाली धाराएं I1 और I2 हैं, और तीसरे चौथे चालक में संधि से दूर जाने वाली धाराएं I3, I4, I5 हैं। तो नियम के अनुसार I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। इस प्रकार I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। यह जो नियम है, अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं और संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती हैं। यह किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ के पहले नियम को हम ऊर्जा संरक्षण का यानी आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। अब इसके बाद फिर दूसरा नियम पास का नियम। दूसरे नियम को किरचॉफ का दूसरा नियम पास का नियम कहते हैं। तो किरचॉफ के दूसरे नियम को देखिए। दूसरा नियम पास नियम, सेकंड लॉ और मेष लॉ और लूप लॉ। प्यारे बच्चों, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उन पासों में प्रवाहित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी तो पुनः देखें, इस नियम को समझें। किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग पास में कार्य करने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इट मीन्स सिग्मा IR इक्वल टू सिग्मा E। यह दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है।
माना कि विद्युत परिपथ में दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 है, इनसे तीन प्रतिरोध R1 R2 व R3 चित्रानुसार जोड़े गए हैं और इनमें R1 तथा R2 में बहने वाली धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 है और E1 व E2 से जो सेल E1 व E2 से प्राप्त हो रही हैं। आप चित्र में देखें पास किस प्रकार बना है और उसमें बहने वाली धारा की दिशा कैसी है। तो आप देखेंगे एक सेल E1 है, एक सेल E1 है, एक सेल का विद्युत वाहक बल E1, इससे जुटा प्रतिरोध R1, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2, इससे जुड़ा प्रतिरोध R2 और तीसरा प्रतिरोध R3 है। तीसरा प्रतिरोध R3 है। यह बंद पास 1 है और यह बंद पास आपका 2 है। इसमें बहने वाली धारा I1 है और इसमें से बहने वाली धारा I2 है। यहाँ पर दोनों धाराएं मिलकर I1 प्लस I2 प्रतिरोध R3 से होकर बहती हैं। तो इसमें आप ध्यान दें, पहले बंद पास में बहने वाली जो धारा है उसमें आप देखें इसकी दिशा I1 R1 की विपरीत दिशा में I2 R2 है। तो बंद पास 1 के लिए I1 R1 माइनस I2 R2 इक्वल टू E1 माइनस E2। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। और द्वितीय बंद पास 2 के लिए जब दूसरा बंद पास लेते हैं तो इसमें बहने वाली धारा I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 इक्वल टू E2। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके आप विभिन्न प्रतिरोधों में बहने वाली धारा को आप ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार किरचॉफ के नियम से जटिल परिपथों में बहने वाली धाराओं का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको बताएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत।
इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन सेठ ने 1842 ईस्वी में 4 प्रतिरोध, एक सेल, एक धारा मापी को परस्पर जोड़कर एक ऐसा परिपथ तैयार किया जिसकी सहायता से किसी चालक का हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इन्होंने 4 प्रतिरोध PQRS को चतुर्भुज की 4 भुजाओं ABCD के रूप में परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ा, जिसमें इन्होंने इसके एक विकर्ण में एक धारा मापी कुंजी के साथ और दूसरे विकर्ण में इन्होंने एक सेल और कुंजी डाला, जैसा कि हम चित्र में बनाएंगे और आप इसे देखें। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन इस प्रकार है। एक प्रतिरोध P है, यहाँ गैल्वेनोमीटर G और कुंजी K2। ABCD इस विकर्ण में AC विकर्ण में एक सेल है और इसमें कुंजी K1। व्हीटस्टोन ब्रिज में व्हीटस्टोन साहब ने PQRS 4 प्रतिरोधों के समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। इसके एक विकर्ण में उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर और कुंजी K2, दूसरे विकर्ण में एक सेल और कुंजी K1 को जोड़ा। ये संरचना है। जब इन्होंने सर्वप्रथम कुंजी K1 को दबाया तो इसके द्वारा सेल द्वारा धारा I प्रवाहित हुई, जो संधि पर 2 भागों I1 और I2 में विभक्त हो गई। और जब इसके तुरंत बाद जैसे ही इन्होंने कुंजी K2 को ऑन किया तो पाए कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं है, अर्थात संतुलन की अवस्था में यह परिपथ है। तो इन्होंने देखा कि संतुलन की अवस्था में जो है प्रत्येक भुजाओं संलग्न भुजाओं में प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर होता है, यानी P/Q बराबर R/S। व्हीटस्टोन से का सिद्धांत है कि यह 4 प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं में इस प्रकार समायोजित किया जा कि संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप न हो, तो उनके संगत भुजाओं में प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होता है, अर्थात P/Q बराबर R/S की। तो इन्होंने इनके आधार पर इसके जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के सूत्र का जो निगमन है, इसके आधार पर आप देखें सेठ की संतुलन की अवस्था में
सेतु की संतुलन की अवस्था में बी और सी, ए व बी के बीच जो विभवांतर है वही बी और सी के बीच विभवांतर है, और इसी प्रकार जो ए व डी के बीच विभवांतर है वही डी और सी के बीच विभवांतर है। तो इस तरह से किरचॉफ के नियम के अनुसार I1 R1 बराबर I1P बराबर I1P बराबर I1P बराबर I1P बराबर I2R, I1P बराबर I2R और I1Q बराबर I2S। इस प्रकार समीकरण 1 एवं यह समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे तो P अपान Q बराबर R अपान S। ध्यान दें, पुनः एक संग ये हुआ, एक पास ये हुआ। इस पास में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल इसके बराबर होगा I1P बराबर I2R। क्यों? ए व बी के बीच जो विभवांतर है वही ए व डी के बीच। इसी प्रकार डी व सी ये पास लें, इसमें बहने वाली धारा I1 है और इसका प्रतिरोध Q है, और इसमें बहने वाली धारा I2 है और इसका प्रतिरोध R है। तो I1Q बराबर I2S हो जाएगा। अब इसका इस समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे तो P अपान Q बराबर R अपान S। विद्युत, प्यारे बच्चों, विद्युत परिपथ में व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत का बहुत ही महत्व है। जहाँ संतुलन की अवस्था में परिपथ हो जाता है तो इसमें हम P अपान Q बराबर R अपान S का नियम लगा करके, यदि 3 प्रतिरोध मालूम है तो हम चौथे प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। और व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित उपकरण हैं मीटर सेट और पोस्ट ऑफिस बॉक्स। दोनों व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित हैं, जिनके द्वारा हम किसी चालक का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट टर्म पर बताएंगे कि मीटर सेतु से या पोस्ट ऑफिस बॉक्स से कैसे आप अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं।